फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का एनालिसिस कर रहे हैं, हम उस सब की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, समकालीन भारत भाग 2 नहीं भाग 1 पढ़ रहे हैं। भाग 2 तो हम क्लास 10th के बुक को समकालीन भारत भाग 2 पढ़ेंगे। तो आज हम समकालीन भारत भाग 1 अर्थात जिसे हम भूगोल भी कहते हैं, आज हम पार्ट 3 अफवाह के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 2 तक कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। तो हम आज अफवाहों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। क्या है इसमें मुख्य बातें और क्या है इसमें इम्पोर्टेंस जो एग्ज़ाम में, जो कंपटीशन के विभिन्न एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ों को जानना और समझना है। हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की बात नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम केवल इसको पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंस होगा हम उसे अंडरलाइन करेंगे। और अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स बुक में और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अफवाह। अफवाह शब्द एक क्षेत्र की नदी अर्थात अफवाह शब्द जो होता है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत एक भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकार एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अनंतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी क्षेत्र या कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इसी प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में अफवाह तंत्र। भारत में अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र के लंबे रास्ते को तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भाग में ये नदियाँ बिशर्फ, गोफुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। चित्र में देख सकते हैं कि जब नदी का स्रोत ऊपर से ढलान मतलब कि ऊपर ऊंचाइयों से होते हुए ढलान की तरफ आता है नीचे,
तो कुछ निर्माण करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपरी भाग होता है, फिर आगे बीच में मध्य भाग, फिर ये सांप की नुमा बनाते हुए चलती हैं, मतलब इसीलिए कुछ घुमावदार, इसीलिए इसको विसर्प कहा जाता है। और कुछ अपने से ये कट करके कुछ दूरियों पे बन जाते हैं, उन्हें हम गोखुर झीलें कहते हैं, सबसे निचला भाग। और ये जा करके लास्ट में नीचे सारे अवसादों को ला करके जमा कर देती। कुछ कई वितरकाओं में ये बढ़ जाती हैं, इसलिए इन्हें डेल्टा भी कहा जाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, ठीक है। अधिकतर जो नदियाँ होती हैं ये मौसमी होती हैं, और क्योंकि इनका जो प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घट करके छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियों में जैसे कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां हैं आकर के इसमें मिलती हैं, और किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। मतलब किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट तिब्बत झील में है। मतलब जो सिंधु नदी है इसका जो उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण भी करती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नोब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदी में से एक है। क्या आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों अर्थात 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है, और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि नदियों का किस तरह से क्या विस्तार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। और तो ये मुख्य नदियों और उनकी झीलें हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है। सिंधु नदी और उलर झील,
गोविंद सागर, ब्यास नदी, सांभर झील, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ लेना। और देव प्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? ऊपर हमने पढ़ा था कि जो घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है और जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को जो उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, सोन है और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियों के कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर के गंगा एवं पूर्व दिशा में पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक बहती है और यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी में बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरका है दक्षिण की तरफ बहती है, जो इस डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली ये बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण है या नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादपों से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है और चित्र में आप देख सकते हैं। क्या आप गंगा नदी के अफवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदर वन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर, इसीलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है ये तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है और नामचा बर्वा शिखर के पास पहुंच करके ये अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता तथा दिबांग, लोहित और कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियों इससे मिल करके असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है,
असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बह करके एक गुप्त नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ी की निकट है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती हैं। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गाद से बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर धारा मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नमामि देव नर्मदे नाम की एक योजना आरंभ की गई। आप इसके बारे में वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताप्ती का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य से है। अब अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूंजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। गोदावरी सबसे बड़ी द्रोणी या प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती हैं। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। ये बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अफवाह तन सबसे बड़ा और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, वेनगंगा, पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल करके कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी पश्चिमी घाट के
ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। आप जानते हैं क्या कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता। प्रपात के द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां जो पूरब की तरफ बहती हैं, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% भाग जल लवणीय है। केवल 3% ही हैं जो स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध हैं, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। झीलें, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले जो कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील जो नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का जो आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों को आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत से झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भी भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं उनके बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती हैं और स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुलकित झील, कोलेरू झील और अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झीलें हैं। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय के क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई हो, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। ये किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की उलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झीलें हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। जैसे कि गुरु गोबिंद जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना, जैसे इसके हम जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। क्रियाकलाप है एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए।
झीलें जो होती हैं मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है और ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। जलीय पारेतंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यंत महत्व रहा। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बहती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिक सशक्तिकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनका स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य और योजनाएं लागू की गईं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानो इस विषय पर विचार करें। अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी करें। क्या उलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? निम्नलिखित में से कौन लवणीय जल झीलें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? या निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो को देख करके कमेंट बॉक्स में देना है। आप यहां से मिला सकते हैं कि कौन से झील के नाम है और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में इसको बांटना भी है। वीडियो कैसा लगा? हम ज़्यादा डिटेल्स में और नहीं समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ समझाएंगे तो यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट हम ये चाहते हैं कि आप सब इस किताबों को एक बार ज़रूर पढ़ें वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और सारे इन प्रश्नों के उत्तर आप दे भी सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।